The Perseverant IAS. तो स्वागत है आपका परसेवरेंट आईएएस करंट अफेयर सेशन में। आज का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साल का हम जो है बजट देखेंगे और बजट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके स्टैटिक पार्ट से और उसके करंट पार्ट से, जिस ईयर में बजट रिलीज होता है उस साल से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जो डेटा यहाँ दिया जाएगा वहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले बीपीएससी 70 में, ठीक है, और आपको बीएसएससी का जो भी करंट का क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का, तो आपके बजट 2024 के से ज़रूर देखने को मिलेगा। वो सारा डेटा यहाँ पे जो आपको मेंशन किया जाएगा आज के करंट अफेयर में, वो आपको क्वेश्चन जो होगा एग्जामिनेशन में वहीं से देखने को मिलेगा। तो आज के करंट अफेयर में क्या क्या देखेंगे हम लोग, देख लीजिए। पहले आज का सिलेबस आपका बजट स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, बजट 2024 को देखेंगे। जो मेन डेटा है, जो यहाँ पे से डेटा आपको बताया जाएगा उसको ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है बजट स्पेशल, ठीक है। बजट स्पेशल का कहने का मतलब है कि किन चीज़ों को साल 2024 में ध्यान में रखा है आपकी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने पूरे साल के लिए किस पर फोकस है, कौन से सेक्शन पे फोकस है, वो आपको बजट स्पेशल में पता चलेगा, ठीक है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग को इसने दर्शाया है। टॉप 10 इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, उसके बारे में IMF ने एक 2024 रिपोर्ट दिया है, जो कि रिपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ये कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन नंबर 1 पर है, इंडिया का क्या पोजीशन है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप PDF के इंतज़ार में रहेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर साथ में आप नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, आप एग्जाम की तैयारी को सीरियस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। रैंकिंग देखेंगे हम कि 2024 इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया ने किसको बीट किया है, करंट पोजीशन क्या है। ध्यान रखिएगा कि करंट पोजीशन से ही इकोनॉमी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ के देखेंगे कि UPI इन यूरोप की एक पहली कंट्री जिसने UPI को अप्रूव किया है। UPI को हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कौन इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, ये सारी चीज़ आपको हम UPI इन RBI में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे कि किस यूरोपियन कंट्री ने, अब आप यहाँ से बैठे बैठे पेरिस फ्रांस में एफिल टावर का बुकिंग कर सकते हैं अपने UPI के थ्रू, ठीक है। जो भी आप UPI यूज़ करते हैं, UPI का ब्रांचेस कौन कौन है, जैसे कि आपका गूगल पे ये UPI है, फ़ोन पे UPI है, पेटीएम UPI है, अमेजॉन पे UPI है, ये सारा UPI के अंदर है। अब आप गूगल पे से भी एफिल टावर फ्रांस का टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे संभव हुआ ये आप आज जानिएगा। उसके बाद अंत में हम लोग देखते हैं मेंस का एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है। जब तक लिखिएगा नहीं तो मेंस राइटिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है अपने पिछले सेशन में। कॉल्टन एक मिनरल है जो कहाँ मिला है, अभी रिसेंट में केनिया में ये मिला है। IEA ये क्या है, इसका पूरा नाम आप कमेंट कीजिए क्योंकि हमने इसको आपको ऑलरेडी बताया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक डे में जो डिफरेंट स्टेट को अवार्ड मिला है इसको भी हमने बताया है। अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनवरी में दिया जाता है और पूरे साल में जो भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये सेशन आप देख लीजिएगा। यूनिसेफ ये बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे साल काम करती रहती है ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और जो परेशान हैं। हर तरह की मदद कौन प्रोवाइड करता है, यूनिसेफ। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि बच्चों के लिए काम करती है। दुनिया के तमाम बच्चे, जो भी 190 नेशन इसके सदस्य हैं, और इन तमाम कंट्री के बच्चों को ये जो है स्पेशल कैटेगराइज कर उनको जो है बेनिफिट देती है। जो भी बच्चे के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था यूनिसेफ ही है। इसको भी आप अच्छे से जान लीजिएगा। ये हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। आपको बता दिया गया क्यों इंपॉर्टेंट है आज का। India's first budget was presented on when India was still under the British colonial rule। जब इंडिया
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था तब पहला बजट कब आया, ये क्वेश्चन था। जब भी बजट आता है तो इस तरह का स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अप्रैल 7 1860, फरवरी 1 1860, अप्रैल 7 1861 या अप्रैल 2 1862। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका अप्रैल 7 1860। ये इस टाइम ही आपका जो है कॉलोनियल रूल के अंदर पहला बजट आया था इंडिया का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको देखते हैं और इसके स्टैटिक को जानते हैं। बजट से रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप ध्यान में रखिएगा कि बजट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में द यूनियन के फाइनेंशियल प्रोसीजर आर्टिकल 112 में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल कौन सा है, फाइनेंशियल प्रोसीजर मैटर्स में आता है आपका ये 112 आर्टिकल। याद रखिएगा यही आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, आपके यूनियन बजट से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो जानना आपको ज़रूरी है। तो इंडिया फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन 7 अप्रैल 1860। ये जो है आपको कॉलोनियल रूल जब था तब आया था। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन थे, जेम्स विल्सन। ये याद रखिएगा। ये जब सबसे पहला बजट कॉलोनियल रूल का इन्हीं के थ्रू लाया गया था, जेम्स विल्सन के थ्रू। उसके बाद जो है आपके इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट किनके थ्रू लाया गया, सर आर.के. शनमुगम शेट्टी, ठीक है, नवंबर 26 1947, ठीक है। इसके बाद जो 1949 से 50 का बजट था वो भी इम्पॉर्टेंट बजट था क्योंकि वो यूनाइटेड इंडिया इंक्लूडिंग ऑल प्रिंसली स्टेट सबको मिलाकर लाया गया था। आपका पहला बजट कब, 1949-50 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। प्रिंसली स्टेट कितने थे टोटल आपके, 565, ठीक है। ये जो कि टोटल काउंट अगर देखा जाए तो 40% इंडियन एरिया में आपको प्रिंसली स्टेट था और 23% पॉपुलेशन ये कवर करता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 565 प्रिंसली स्टेट था इंडिया में, जो कि 40% ग्राउंड एरिया कवर करते थे और 23% पॉपुलेशन थी यहाँ पर इंडिया की। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस जो 1949-50 का पहला बजट था वो प्रिंसली स्टेट और इंडिपेंडेंट इंडिया सबके लिए था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंटिल 1950 ऑल इम्पॉर्टेंट बजट पेपर वे आर प्रिंटेड इनसाइड द राष्ट्रपति भवन। जब बजट स्टार्ट हुआ था तब आपका सारा बजट का जो पेपर था वो कहाँ प्रिंट होता था, राष्ट्रपति भवन प्रीमाइसेस में। ये ध्यान में रखिएगा। और 1980 के बाद पोस्ट 80 ये सारा का सारा कहाँ होने लगा प्रिंटिंग, ये बेसमेंट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक वेयर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज लोकेटेड। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जहां लोकेटेड है नॉर्थ ब्लॉक में। ये एरिया याद रखिएगा क्योंकि एरिया वाइज भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके 69 के पीटी में, ठीक है, कि पार्लियामेंट ऑफ यूएस और यूके से रिलेटेड इस तरह का पूछ दिया गया था आपसे क्वेश्चन। तो एरिया आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक हलवा सेरेमनी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हलवा सेरेमनी किससे रिलेटेड है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप जानिए। फेमस रिचुअल विच मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट। हलवा सेरेमनी का मतलब ही यही है कि अब बजट का काम शुरू हो गया है, प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। हलवा सेरेमनी मार्क्स द लॉकडाउन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक बार जब हलवा सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी इस नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बेसमेंट में सेलफोन लेकर नहीं जा सकती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यही इम्पॉर्टेंट है हलवा सेरेमनी का कि इसका मतलब ये कि अब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का रिटन फाइनेंस मिनिस्ट्री में शुरू हो गया है। हलवा सेरेमनी इसका इंडिकेशन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपसे ये चीज़ आपको ये बताई जा रही है। हलवा सेरेमनी रिलेटेड किससे, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट सेशन से रिलेटेड है। उसके बाद द ईयर 2017 विच सा द मर्जर ऑफ द रेलवे बजट इनटू द यूनियन बजट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रेलवे बजट जनरल बजट से मर्जर कब हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 21 सितंबर को 2016 इस डेट को अनाउंस हुआ था कि अब जो
रेलवे बजट है वो जनरल बजट के साथ ही अलोंग विथ आएगा। और इसके बाद आपको 2017 से ये जो है आपका रेलवे बजट किस में मर्ज हो गया, आपका जनरल बजट में मर्ज हो गया। ये डेट आप याद रखिएगा। एक कमेटी थी जो कि 1921 में बनी थी, और वो कमेटी कौन सी थी, जो आप उस कमेटी के लिए भी, उस कमेटी को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। विलियम एक्वर्थ की एक कमेटी थी, ठीक है। ये कमेटी बनी कब थी आपकी, ये कमेटी 1920-21 में बनी थी, ठीक है। और इस कमेटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इस कमेटी का इम्पोर्टेंस ये है कि इस कमेटी ने 1924 से ये रिकमेंड किया था कि आपका रेलवे बजट जनरल बजट से अलग आएगा, ठीक है। रेलवे बजट जनरल बजट से अलग आएगा, और 1924 से रेलवे का बजट जनरल बजट से अलग हो गया था। और ये 94 ईयर्स के बाद जनरल बजट के साथ इंट्रोड्यूस हो गया साल 2017 से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे बजट कब अलग हुआ था जनरल बजट से और कब मर्ज हुआ। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 1924 को अलग हुआ था आपका रेलवे बजट जनरल बजट से, ठीक है। और उसके बाद फिर से 2017 से ये मर्ज हो गया है आपको जनरल बजट में, ठीक है। ये मर्जर का डेट है, ये सेपरेशन का डेट है। ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इकोनॉमी में बनता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन फिनांस मिनिस्टर हु वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले बजट जो है वुमेन कौन थी जिन्होंने पेश किया, तो वो इंदिरा गांधी थी। और एक और फैक्ट ये भी है कि ये उस टाइम आपकी प्राइम मिनिस्टर भी थी, ठीक है। आगे भी आप जाने हैं कि और कौन कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने बजट भी पेश किया प्राइम मिनिस्टर होते हुए, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी पीएम थी आपकी जो पीएम के पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने क्या बजट को पेश किया था, ठीक है। अब यहाँ से एक फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा एक और, कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन थर्सडे मेड हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग 6th कंसेक्यूटिव बजट, ठीक है। 6ठी बार इन्होंने लगातार जो है बजट पेश किया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनसे जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बजट पर सबसे लंबा भाषण भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक बात और याद रखिए कि रेलवे बजट सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा बार रेलवे बजट जगजीवन राम ने पेश किया है। ये आप रेलवे का बजट, ठीक है, रेलवे बजट 7 बार इन्होंने पेश किया है, 7 टाइम्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जनरल बजट की बात करें कि सबसे ज़्यादा बार किसने जनरल बजट लाया है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार आपका जनरल बजट लाया है, 10 टाइम्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। 10 बार इन्होंने जनरल बजट लाया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का किनके पास ये है रिकॉर्ड है, तो वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो बजट आया है उसकी बात कर लेते हैं। जो अभी 2024 का आपका बजट है वो क्या होता है, अंतरिम और पूर्ण बजट। पहले ये जानिए कि आपका जो इस बार का बजट है 2024 का, वो जो है आपका इंटरिम बजट है या फिर अंतरिम बजट है। इंटरिम बजट उस बजट को बोलते हैं जिस साल जनरल इलेक्शन होने वाला होता है। साल 2024 में हम सबको पता है कि जनरल इलेक्शन होने वाला है 2024। तो जिस ईयर जनरल इलेक्शन आता है उस दिन पूर्ण बजट नहीं आता है, यानी फुल बजट नहीं आता है, उस ईयर में आपको इंटरिम बजट आता है। और इंटरिम बजट में होता ये है कि ये साल के शुरुआती 3 महीने का डेटा इसमें दिया जाता है, 3 महीने के खर्च जो है इसमें बताती है सरकार, और इसमें किसी भी नए टैक्स के बारे में बात नहीं होती है, और इसमें किसी भी बड़े योजना की घोषणा सरकार नहीं करती है। इसीलिए इसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। और फुल बजट के लिए आर्टिकल याद रखिएगा आपकी 112 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 5 में जो है आपके बजट के आर्टिकल की बात हुई है। आम चुनाव के वर्ष में सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं करती है। इस अवधि में सरकार वित्त वर्ष के आरंभिक कुछ महीनों का
अंतरिम बजट पेश करती है। वास्तव में इस बजट के जरिए सरकार चुनाव से पूर्व कुछ महीनों के अपने खर्च के लिए सांसद की स्वीकृति प्राप्त करती है। इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इंटरिम बजट को ध्यान में रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, यानी लेखा अनुदान भी कहा जाता है। अंतरिम बजट में सरकार आयकर के नियमों में परिवर्तन को लेकर कोई घोषणा नहीं करती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बल्कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसीलिए ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा और इसमें कही गई बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आयकर के नियमों में परिवर्तन को लेकर कोई घोषणा नहीं करती है, ना ही किसी बड़ी योजना की घोषणा करती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है। मौजूदा बजट इस वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। शुरू के 3 महीने में ही आपका लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए सरकार ने अंतरिम बजट लाया है, क्योंकि यही परंपरा चली आ रही है। और इसी के अकॉर्डिंग पूर्ण बजट में सरकार बड़ी योजना भी ला सकती है, सरकार टैक्स में परिवर्तन भी कर सकती है और पूरे साल का सरकार को खर्च बताना भी होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मेन पूर्ण बजट में और अंतरिम बजट में। इसको आप नोट कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या फ़र्क है इंटरिम बजट और फुल बजट में। अब आइए, बजट को जानने से पहले कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टर्म भी जानना ज़रूरी है जिनमें बजट की बात होती है। सबसे पहले है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में जो प्राइस का जनरल रेट घटता या बढ़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनरली इंक्रीज होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन जो है आपके बजट के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से इन्फ्लेशन से ही पता चलता है महंगाई का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जनरल बास्केट उसको बोलते हैं जिसमें जो आप डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं उसका दाम अगर लगातार बढ़ रहा है, एक जनरल सामान्य की तुलना में वो अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन ही काउंटर किया जाता है बजट में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली पे करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज। जो भी वो इम्पोज करेंगे उस पर डायरेक्टली टैक्स लगेगा। आपको डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है इकोनॉमी के पार्ट में। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन एसेट और कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारा रट लीजिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देके ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है या इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं कि गिफ्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान में रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपको एग्जाम्पल के साथ ये भी बताया गया है, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ पास ऑफ टू द कंज्यूमर एज अ पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। कोई भी गुड्स या सर्विस आप लेते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जबकि आपके इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन जब आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं यानी जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके लिए आर्टिकल भी मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं जीएसटी से रिलेटेड हैं, आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। साथ के साथ आपको बताते चलें कि 23 नवंबर से जो है हम वीडियो डाल रहे हैं लगातार आपको करंट अफेयर का जीएस के साथ लिंक करके। ये 23 नवंबर से लेके टिल डेट तक का वीडियो करंट का आपके जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उसके करंट के सेक्शन में और जीएस के सेक्शन में, क्योंकि दोनों जगह से लिंक करके वैसी चीज़ को उठाया गया है। करंट अफेयर में वैसी चीज़ को उठाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम का मटेरियल होता है। तो आप इसको मिस कीजिएगा तो शायद नुकसान हो जाए आपका, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम के बाद ज़रूर दिखाएंगे ये चीज़ कि हमने वो चीज़ बताया था कि नहीं, कि आपके पढ़ाया था कि नहीं, ये चीज़ हम ज़रूर काउंटर करके लाएंगे अपने 23 नवंबर के वीडियो से लेके लास्ट आपके 16 मार्च तक का वीडियो हम का पीडीएफ खंगालेंगे अपना और चेक करेंगे कि उससे क्वेश्चन था कि नहीं। इसलिए आपको पहले बता दिया जा रहा है ताकि आप देख लें एक बार, जो भी जेपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि वो वीडियो यहाँ से ज़रूर देख लेंगे 23 नवंबर से, क्योंकि क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि टारगेट ही ऐसे एग्ज़ाम को किया गया है। इसमें जेपीएससी, बीपीएससी और बीएसएससी और अदर स्टेट पीसीएस को टारगेट करके ही ये करंट अफेयर डिज़ाइन किया जा रहा है 23 नवंबर से, ठीक है। इसलिए आपको बाद में अफसोस ना हो, आप ज़रूर देखिएगा इसको, क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग पेपर से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। किसी एक नॉवेल से तैयार नहीं हुआ है, किसी एक आपको स्पीडी वगैरह से नहीं तैयार हुआ है, डिफरेंट से सोर्स से इसको लिया गया है, इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ठीक है। ये सारा जो है इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारी चीज़ आपको 23 से लेके अभी तक के वीडियो में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से सब चीज़ को बताया गया है, सारे वीडियो में कवर किया गया। अब फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो ये भी बजट का टर्म है, और बजट के टाइम इस तरह के टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी के यूज होते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फिजिकल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, ठीक है। सरकार की आय में और सरकार के व्यय में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं हम फिजिकल डिफिसिट और राजकोषीय घाटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल डिफिसिट ये भी दिखाता है कि सरकार को इस साल कितना ऋण लेना पड़ सकता है, कितना उनको उधार लेना पड़ सकता है। फिजिकल डिफिसिट से ये भी आपको पता चलता है। आगे बढ़िए, और इस साल 2024 के जो बजट जो रिलीज हुआ है उसके की फैक्ट को जानिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके इकोनॉमी में। तो ये फिगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली इस फिगर के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि कितने का बजट रिलीज हुआ है साल 2024 के लिए। 47,60,00,000 करोड़ का बजट है, पेश किया गया है मंत्री सीतारमन के द्वारा। ये ध्यान में रखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट था ये ध्यान रखिएगा। क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अंतरिम बजट था, ठीक है। अंतरिम बजट क्यों आता है? जिस ईयर, आपको पहले ही बताया कि जिस ईयर जनरल इलेक्शन होता है उस ईयर इंटरिम बजट ही आता है। इस बार लोगों को कर में कोई छूट नहीं मिली है, नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इंटरिम बजट में आप कर को लेकर कोई बात घोषणा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मगर सरकार ने पूंजीगत व्यय और अन्य सामाजिक कल्याणकारी सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प को इसमें दोहराया है। फोकस देख लीजिए कि इस साल के बजट में फोकस किन चीज़ों पर है। फोकस किसान, युवा, महिला और गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश की सुरक्षा पर, यानी डिफेंस का बजट बढ़ा है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। रक्षा का खर्च बढ़ा है, 11.1% तक बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि जीडीपी के आपके 3.4% है। किस मंत्रालय को मिले कितने पैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, या पीएससी के एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि ज़्यादा से कम डिपार्टमेंटल आप बजट बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला है। तो रक्षा मंत्रालय का सबसे ऊपर रखिएगा, 6.2, सारा का सारा लाख करोड़ में है। ये बात, राशि आप ध्यान में रखिएगा, राशि लाख करोड़ रुपए में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78, 6.2 और इसके बाद डायरेक्ट 2.78, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आपका रेल मंत्रालय का 2.55 का बजट है, ये ध्यान में रखिएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक का 2.13, ठीक है। और गृह मंत्रालय का बजट 2.03। ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका बजट आपको जरूर याद रखना। आप अगर स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हैं तो इसका बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट डायरेक्ट पूछा जाता है कि केंद्र की तरफ से ग्रामीण मंत्रालय का बजट कितना है, तो 1.77 है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68, ठीक है। संचार मंत्रालय 1.37, कृषि एवं किसान, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.27, ठीक है। तो ये सारा आंकड़ा आपको जैसे यहाँ पर मेंशन है इसी तरह से आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको बजट के रिगार्डिंग करंट का फैक्ट है, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए तो आपका 1 नंबर पक्का यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है खास। बड़ी गारंटी किस चीज़ को लेकर दिया गया है,
जो भी योजना का स्पेशली अगर मेंशन किया गया है बजट में, उस योजना को डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको इकोनॉमी के सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए कि कौन कौन सी योजना की बात की गई है। बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी, उड़ान योजना की बात की गई है, तो ये उड़ान योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 517 नए रूट लॉन्च किए जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। कितने रूट की बात हुई है? 517 नए रूट की बात हुई है। छोटे शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण विशेष ध्यान दिया जाएगा, हवाई संपर्क बढ़ेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है। रूफ टॉप योजना की बात की जा रही है, इसको हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया भी है। इस स्कीम का टारगेट ईयर क्या है ये भी आपको बताया है, कितना जनरेट करना है 45 गीगावाट, ठीक है। ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब बजट में भी इसका आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि जो योजना हमने पहले बताया उसी योजना की बात आपके बजट में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंसाइज करके आपको करंट अफेयर यहाँ से दिया जा रहा है, कितना खास है ये करंट अफेयर, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है, यही ध्यान में रखना आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही से बन सकता है कि कितनी यूनिट यूनियन बजट में फ्री देने की बात की गई है। तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है। रूफटॉप सोलर इंजेक्शन से 1 करोड़ परिवार को मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे 15,000 से 18,000 रुपए तक बचेंगे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, रेलवे होगा अपग्रेड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वंदे भारत स्तर के 40,000 रेल डब्बे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि ज़्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए 3 अलग कॉरिडोर बनेंगे, ठीक है। कितने कॉरिडोर की बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यम वर्ग के लिए घर की बात की गई है आपके इंटरिम बजट में। सभी गरीबों के अलावा किराए के मकानों, झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए घर खरीदने के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम देगी। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये मेन फोकस वाली चीज़ें हैं। बड़ी गारंटी की बात है, कितनी गारंटी की? 4 बड़ी गारंटी की बात की गई है, 1 2 3 4, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, लक्ष्य राजकोषीय घाटा का, फिजिकल डेफिसिट का जो लक्ष्य है कितना रखा गया है? 4.5%। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना था, कितना रखा गया है? 5.1 है। तो 25-26 के लिए आपको प्रति वर्ष लक्ष्य क्या है? 4.5, याद रखिएगा, ये 25-26 के लिए है, जबकि 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना है? 5.1, ये आप ध्यान में रखिएगा। इन 4 सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हुआ है, यही 4 सेक्टर को फोकस किया गया है आपके इंटरिम बजट में, ठीक है। कौन कौन? गरीब, महिला और युवा, किसान, ठीक है। महिला फोकस में है, गरीब फोकस में है, युवा फोकस में है, किसान फोकस में है, ठीक है। और अजीब सी बात है कि ये चारों लोग ही रोड पर हैं, ठीक है। पूरे साल यही चारों लोग रोड पर भी दिखे हैं और अब जो है इनको फोकस किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बजट का मेन जो है मुद्दा क्या है, आप समझ सकते हैं। गरीब, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे, गरीबी खत्म करना लक्ष्य है, ठीक है। महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। तो ये लखपति दीदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ज़रूर विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। युवा स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया, ठीक है। रोजगार सृजन व बुनियादी विकास पर 111 करोड़ रुपए होंगे खर्च, ठीक है। 11,11,111 करोड़, ये डेटा याद रखिएगा आप, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बजट के सेक्शन में डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि डायरेक्ट डेटा से ही क्वेश्चन आपसे बनता है इकोनॉमिक्स का बजट में। किसान, नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। पशुओं के लिए नई योजना, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये योजना इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस स्लाइड में जितने भी योजना की बात की गई है, 4-5 योजना, वो पाँचों योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी बजट में बताए हुए योजना को ही अगर आप अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन
आराम से पकड़ा जाएगा आपके इकोनॉमी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। बजट का ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो जो भी इस सेक्शन में पढ़ाया जा रहा है आपको सारा जो है आपका सेक्शन इम्पॉर्टेंट है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो बड़ा डेटा है, बड़ी एंट्री है, उसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर ज़्यादातर बड़ी एंट्री से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उधार और अन्य देनदारी से 28% का इनकम होता है सरकार के पूरे बजट का, ये आप ध्यान में रखिएगा। 19% जो है आपके इनकम टैक्स से आता है सरकार के पास, ये आप ध्यान में रखिएगा, 19% इनकम टैक्स से। उसके बाद 18% जो है 18% जीएसटी से आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये डेटा ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन साल का जो डेटा आया है उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उसी ईयर से क्वेश्चन होता है आपका। निगम टैक्स से 17% है, कॉरपोरेशन टैक्स से आपको 17% है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको नन टैक्स प्राप्तियां यानी गैर कर प्राप्तियां जो है आपका 7% है, इसको आप ध्यान में रखना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है सरकार के पास और 4% सीमा शुल्क से आता है। तो ये सारी प्राप्तियां हैं जो सरकार को रिवेन्यू का सोर्स दिखाती है। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार इन पैसों को कहाँ खर्च करती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपका। तो सबसे पहले केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं यानी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 28% पैसा जाता है सरकार का, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि भारत नेट, ठीक है, नमामि गंगे, ये सारा जो है आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इन स्कीम में इस तरह से और भी बहुत मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये सारा जो है आपको केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इसमें सरकार का 28% जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बड़ा अमाउंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, राज्यों का हिस्सा, ठीक है, जो सेंट्रल राज्य को हिस्सा देती है फेडरल स्ट्रक्चर में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 20% यहाँ से आपको देना होता है, खर्च होता है सरकार का। उसके बाद ब्याज भुगतान में भी 20% जाता है और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं यानी जिसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है मनरेगा, इसमें 8% जो है केंद्रीय सरकार का जाता है। 6% सब्सिडी में खर्च होता है और 9% अन्य व्यय है। रक्षा का बजट जो सबसे बड़ा बजट है 8% यहाँ खर्च होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये फिगर एंट्री और एग्जिट को बताती है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको रट लीजिए। ठीक है, आगे ये पता चलता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पेपरलेस बजट कब से शुरू हुआ, यानी डिजिटल बजट का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ, साल 2021 से। ठीक है, ये बजट से रिलेटेड फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार डिजिटल टैबलेट का उपयोग करके पहला पेपरलेस बजट पेश किया, तब से हर वर्ष इसी परंपरा का पालन हो रहा है। ठीक है, तो ये साल 2021 से हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और देखते हैं कि साल 1860 में पहला पेश हुआ था बजट। ये सारा फैक्ट आपको पहले ही स्लाइड में हमने बताया। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. शनमुगम शेट्टी ने देश का पहला बजट पेश किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, उन्होंने 10 बार पेश किया है बजट। ठीक है, और वोमेन में बात करें तो सबसे पहला बजट इंदिरा गांधी ने, उसके बाद दूसरा बजट निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, और निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं रेलवे बजट की बात की जाए तो 7 बार जगजीवन राम ने और 6 बार रेलवे बजट लालू प्रसाद यादव ने पेश किया है। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि इन प्रधानमंत्रियों ने भी पेश किया है बजट। ठीक है, तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी चीज़ें पेपर में इस तरह से फैक्ट आती है वो आपके एग्जाम का मटेरियल बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, वर्ष 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
ठीक है। तो ये पीएम होते हुए इन्होंने बजट पेश किया था, ये ध्यान में रखिएगा 1958 में। पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी के इस्तीफा के बाद नेहरू जी ने बजट पेश किया, क्योंकि तब उनके पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार था, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। इस प्रकार इंदिरा गांधी देश में बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1987 से 1988 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह के इस्तीफा देने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बजट पेश किया था। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री निकल कर आए जिन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट पे होते हुए बजट पेश किया है। तो उनमें पहले आपके पीटी नेहरू हो गए, ठीक है, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे जो है आपके राजीव गांधी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद बजट की तारीख सबसे पहली बार कब बदली, तो साल 2017 में, ठीक है। पहले बजट जो है 28 फरवरी को रिलीज होता था और 2017 से ये बजट जो है आपके 1 फरवरी को आने लगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और उस टाइम आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली, ठीक है, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम में बनता है, ठीक है। वाजपेयी सरकार ने बदला बजट का समय, ठीक है, टाइम डेट जो है अरुण जेटली ने बदला था, लेकिन इनसे पहले समय की बात करें तो समय आपको वाजपेयी सरकार ने बदला था, ये आप ध्यान में रखिएगा। एनडीए की गवर्नमेंट ने 1999 में पहले बजट 5 बजे शाम में पेश किया जाता था और वर्ष 1999 से आपका बजट जो है फिर प्रस्तुत कब से होने लगा, 11 बजे सुबह में, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बजट से रिलेटेड था वो सब आपको एक एक करके यहाँ बता दिया गया। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा बजट से वो सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। बजट में बजट से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। डेटा वाइज भी क्वेश्चन बने या स्टेटमेंट से बने, सब तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से बनेगा। आगे है आपका इम्पॉर्टेंट एक डेटा रिलीज हुआ है फिर से वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2024 टॉप 10 कंट्री इन वर्ल्ड लिस्ट, ठीक है। इकोनॉमी बेस्ड टॉप 10 कंट्री कौन है, ये डेटा रिलीज किया गया है, बताया गया है किसके थ्रू, मेड बाय IMF है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो 1944 में बना था, ठीक है। आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 1930 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी पर नज़र रखने का काम है इसका। इसने अभी डेटा रिलीज करके बताया कि कौन टॉप 10 इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। तो इंपॉर्टेंट जो जानकारी है यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा, टाइटल क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग लिस्ट 2024, ठीक है। जीडीपी के थ्रू कंट्री के इकोनॉमी को मेजर करती है ये, मेड किसके थ्रू बनाया गया ये बता दिया गया ईयर 2024 के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है 2024 की 105 ट्रिलियन हो गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी 105 ट्रिलियन हो चुकी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी बनाने का वादा चल रहा है 2030 तक, ये आप ध्यान में रखिएगा। टाइप ऑफ आर्टिकल क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है ये। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आपको ये बताना है, ये जानना है कि कौन सी इकोनॉमी टॉप 10 है, 1 to 10 कौन इकोनॉमी है वो आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए IMF कब बना था, 1944 में, ये आपको बताया है, ठीक है, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ठीक है। आपकी अब 2024 में लिस्टेड कौन सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट ये अमेरिका है, USA 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके बाद चाइना आपकी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जापान इसके बाद 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तीसरे नंबर पे जापान है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इसकी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जर्मनी आपकी कितने ट्रिलियन की, 4 ट्रिलियन की, ये भी है ऑलमोस्ट। उसके बाद आप आ जाइए इंडिया, 5वें नंबर पे इंडिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 3.4 ट्रिलियन दिखाया जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे, ये आप ध्यान में रखिएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी साल 2025 तक। अब आप देख लीजिए कि क्या है प्रोग्रेस इंडिया की इकोनॉमी में। यूके 6ठे नंबर पे है 3.1 के साथ, ठीक है। उसके बाद फ्रांस है आपका 7वें नंबर पे, ठीक है, कुछ दिन पहले भी आपको बताया था फ्रांस की रैंकिंग कितनी है,
7th है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी इकोनॉमी जो है 2.7 ट्रिलियन की, ठीक है। कनाडा है उसके बाद, इसके बाद रशिया और इटली। इटली जो है 10वें नंबर की इकोनॉमी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट। भारत इम्पॉर्टेंट है जो कि 5वें नंबर पे है। और आपको 1 to 5 जरूर याद रखना है, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। 10वें नंबर पे आपकी इटली की इकोनॉमी है। इसके बाद एक और इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। पूरा का पूरा आज का जो करंट अफेयर था आपका इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर था, क्योंकि अच्छा है कि अगर इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आज आपका कवर कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है अभी। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रन बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय आरबीआई, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूपीआई को कंट्रोल कौन करता है? एनपीसीआई। और एनपीसीआई किसके अंदर काम करता है? आरबीआई के अंदर। ये बहुत विस्तार से आपको बताया जा चुका है। अब यूपीआई न्यूज़ में इसलिए है कि फ्रांस जो है पहला यूरोपियन कंट्री है जहां आपको डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू एक्सेप्टेंस मिल गया है, ठीक है। 2 दिन पहले की ये खबर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फ्रांस विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एम्ब्रेस यूपीआई, ठीक है। एम्बार्क यूपीआई, ठीक है। अब यूपीआई के थ्रू आप जो है eiffel टावर का टिकट ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये अब एक्सेस मिल गया है। यूरोप की पहली कंट्री फ्रांस है जिसने एक्सेस दिया है। इसके साथ साथ यूके, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग विला, ये सब भी बात चल रही है यहाँ, लेकिन एक्सेस देने वाला कंट्री यूरोप का पहला फ्रांस बन चुका है। इस बात को आप नोट रखिएगा। और साउथ ईस्ट एशिया में बात करें तो वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, इन सब जगह ऑलरेडी जो है यूपीआई पेमेंट एक्सेसिबल है। और अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो ओमान, यूएई, केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और बहराइन, ठीक है। इन सब जगह ऑलरेडी जो है यूपीआई का पेमेंट एक्सेस है, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी विदेश कंट्री थी जहां यूपीआई को एक्सेस मिला? तो वो आपको भूटान था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एशिया में भूटान और यूरोप में फ्रांस। तो आज का आपका करंट अफेयर यहीं तक के लिए था। और ये जो भी चीज़ आपको बताई गई आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी आज आपको बताए गए सब इकोनॉमी से रिलेटेड था और सब बजट से रिलेटेड था और इकोनॉमी का करंट अफेयर था, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। ये सारी चीज़ आपको पहले ही करा दी जा चुकी है, ठीक है। और इसको आप डेटा तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो नंबर जो दिया हुआ है इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।